नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आप सभी का राइट एंगल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आगामी जो वैकेंसी है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। तो आज से हम उसके पेपर थर्ड का जो जीएस वाला पोर्शन है, उसके अंदर जो हिस्ट्री का सेगमेंट दे रखा है, हिस्ट्री एंड कल्चर का, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक पूरी सीरीज के जैसे हम लोग उसको पूरा स्टार्ट से लेके और लास्ट तक उसको एंड तक पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इसमें जो सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक दे रखा है वो अपने है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेसोलिथिक साइट राजस्थान। एग्जाम्पल जैसे निम्बा हेड़ा है, बागोर है एंड मांड्या है। इसके अंदर अपने को मेनली जो सेगमेंट जो पढ़ना है वो है मेसोलिथिक एरा। उसके अलावा ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा ऊपर ऊपर का ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप पूछता भी नहीं है वो। तो अपन आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है निम्बा हेड़ा, बागोर और मांड्या। और इसके अलावा अपन इसके अंदर एक और ऐड करेंगे तिलवाड़ा, क्योंकि तिलवाड़ा से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो भी मेसोलिथिक साइट में एक इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका अदा करती है। इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि मेसोलिथिक एरा है क्या। मेसोलिथिक का हिंदी के अंदर अगर आप अर्थ समझना चाहो तो मेसोलिथिक का अर्थ होता है मध्य पाषाण काल। तो पाषाण काल वैसे जैसे पूरा पाषाण काल होता है, उसके जस्ट बाद का जो एरा है उसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसके अंदर जो मध्य पाषाण काल था, इसकी अगर विशेषता हम जानना चाहें 11,000 बीसी से लेके और 7,000 बीसी तक, कई बार इसको 6,000 बीसी या 8,000 बीसी तक भी माना जाता है। एक एवरेज टाइम पीरियड इसका यही रहता है। इसके अलावा इस काल की मुख्य विशेषता क्या है, तो इस काल के अंदर जो अपने इनके जो हथियार वगैरह होते थे वो छोटे बनने लगे थे। जैसे पत्थर के हथियार वगैरह ये यूज के अंदर लेते थे। पहले स्टार्टिंग के अंदर इनके जो हथियार थे वो बड़े होते थे, कोई बड़े भाले वगैरह जैसे तीर वगैरह होते थे वो बड़े बनाए जाते थे। और इसके अंदर जब तक ये यहाँ तक पहुंचे थे तब तक इनके हथियार वगैरह छोटे होने लगे। जैसे भाले की नोक होती थी या तीर की जो नोक होती थी, ये जो चाकू वगैरह भी जो ये इस्तेमाल के अंदर लेते थे उनको छोटा बनाने लग गए थे। जैसे भाले, तीर, चाकू वगैरह जो भी रहते थे इसके अंदर, ये सब छोटे हो गए थे। और ये सारे किसके होते थे? पत्थर के। इसी की वजह से इसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल का मतलब ही हो गया पत्थर के हथियार। जैसे अपन इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट इमेज है, जैसे इसके अंदर टाइम पीरियड ड्यूरेशन दिखाया गया है 11,000 से लेके और 6,000 बीसी के बीच का दिखाया गया है। इसमें कुछ लोग वेरिएशन भी करते हैं आगे पीछे, लेकिन एवरेज इसका यही रहता है। अब इस जो मेसोलिथिक एरा है या मध्य पाषाण काल है, इसकी इमेज के अंदर आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पशु की खाल निकाल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्होंने यहाँ तक आते आते पशुओं के खाल से अपने वस्त्र वगैरह बनाना प्रारंभ कर दिया था। ये कपड़े वगैरह पहनने लग गए थे। और यहाँ पे ये जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आग वगैरह जला रहे हैं, इसके अंदर खाना वाना पका रहे हैं या भूनने का जो भी काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या करते थे, जो इसका स्टार्टिंग फेज था उसके अंदर ये पशुओं को मार के या शिकार करके मछली वगैरह ये जो भी पशु होते थे उनको मार के और फिर खाते थे। उसके बाद में इन्होंने जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद में इन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। और इनके मेनली जो पशु होते थे जिसको ये पालने के लिए मेनली यूज में लेते थे वो थे जैसे अपने कुत्ता था, भेड़ थी, बकरी थी। जिससे ये मेनली जैसे कुत्ता होता था तो कुत्ते से रक्षा वगैरह कर लेते थे, वो रखवाली वगैरह कर लेता। भेड़ थी या बकरी थी, उससे दूध दूध आ जाता था इनके, या उनसे ये कपड़े वपड़े बना लेते थे। और उसके बाद में जैसे इनकी जो प्रमुख फसलें देखे अपन, तो इनकी प्रमुख मेनली जो दो फसलें हैं वो है गेहूं और जौ। ये दो फसलें ये मेनली उगाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि आदमी का धीरे धीरे विकास होने लग गया था। इसके अंदर जैसे आप ये वाली जो इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं इनके जो हथियार वगैरह हैं वो अब छोटे होने लग गए थे। तीर के नोक वगैरह ये यहाँ पे पका के भोजन वगैरह करने लग गए थे। इससे अपने को मेसोलिथिक एरा का एक स्टार्टिंग का फेज थोड़ा सा ध्यान में आता है कि स्टार्टिंग के अंदर मेसोलिथिक एरा था क्या। अब अपन जैसे आगे चलते हैं इसके अंदर, तब जो अपने मेसोलिथिक साइट्स इन राजस्थान, राजस्थान की जो भी अपने को मेसोलिथिक साइट मेनली देखनी है वो सब अपन देखते हैं इसके अंदर। ये एक जैसे मोटू सा खड़ा है, इसके ये जैसे तो खाल वगैरह दिख रही है कि इसने कपड़े वपड़े पहन रखा है, तो ये कपड़े पहनने वगैरह सीख गया था। ये हथियार वगैरह ये देखो, ये छोटा कर लिया था इसने हथियार, हालांकि ये तो छोटा ही, यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा होगा। ये मेसोलिथिक एरा की विशेषता को इंगित कर रहा है। अब राजस्थान के अंदर मेन जो साइट थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है अपने, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है बागोर। बागोर के बाद में अपने आती है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा के बाद में है मांड्या। और मांड्या के अलावा जो अपन स्पेसिफिक रेफरेंस के अंदर एक ले रहे हैं वो है तिलवाड़ा।
तिलवाड़ा के बारे में भी अपने देखना है। सिलेबस के अंदर इनको 3 को एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, लेकिन तिलवाड़ा को भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि तिलवाड़ा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बागोर से। बागोर सभ्यता मेनली ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये बागोर सभ्यता स्थित है अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी है इसके अंदर? तो इसमें मेन जो नदी है, जिस नदी के किनारे ये बसी हुई है, वो है कोठारी नदी। कौन सी नदी है इसके अंदर? कोठारी नदी। ये भीलवाड़ा गया, स्थित कहाँ पे है ये? तो भीलवाड़ा के अंदर देखी जा सकती है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये अपने कोठारी नदी के किनारे है। इसके जो मेन उत्खनन करता है, जिन्होंने इसकी खोज करी थी या जिन्होंने इनको खोदने का कार्य किया था, वो थे वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र। कब से लेके कब तक किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1967 से अपने 70 तक, 1967 तक इन्होंने बागोर का उत्खनन करने का कार्य किया था वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। आपको इसमें एक मेन चीज जो देखने के लिए मिलेगी, ज्यादातर जो भी मध्य पाषाण काल के राजस्थान के जो भी सभ्यता वगैरह मिली है, उसमें जो मेन उत्खनन करता है वो वीरेंद्रनाथ मिश्र ही है। तो आपको ये याद रखने में ज्यादा समस्या आएगी नहीं वैसे तो। इसके बाद अपन देखते हैं कि बागोर जो सभ्यता है उसके अंदर कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर पशुपालन की जानकारी मिलती है। अपन ने जैसा भी जाना था कि जो युग के जो लोग थे वो पशुपालन वगैरह करने लग गए थे। तो पशुपालन के अंदर जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं अपने को? बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से 5 जो तांबे के उपकरण हैं, क्या 5 तांबे के उपकरण मिलते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो छोटे मोटे जो इनके कुछ हथियार वगैरह रहे होंगे या बर्तन वगैरह रहे होंगे, वो ऐसे करके 5 तांबे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिडिल इसके बागोर सभ्यता की अपन अन्य जो विशेषता देखना चाहें तो यहाँ पे 14 प्रकार की कृषि, कितने प्रकार की कृषि? 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिलते हैं। कितने प्रकार की कृषि करते थे ये लोग? 14 प्रकार की कृषि के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और बागोर सभ्यता से क्या प्राप्त होता है? तो बागोर सभ्यता में जो भी फर्श वगैरह होता था, घरों के अंदर जो भी फर्श वगैरह होते थे, फर्श, ये फर्श जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे। किसको हो रहे इनके फर्श? पत्थर के बने हुए फर्श होते थे। अब जैसे अपने यहाँ पे गांव में आज भी जो कोई आदमी होता है, जैसे बूढ़े होते हैं, वो पेंट वेंट ऊपर करके ऐसे स्टाइल वगैरह मारते हैं कि देख हमारे यहाँ का जो भट्टा है वो कहाँ से है? नागौर के मकराना से है। कहाँ से है? मकराना का मार्बल लगा रखे घर में। तो अब जब अगली बार कोई अंकल बोले कि हमारे यहाँ का जो मार्बल है वो कहाँ से है? मकराना से है, तो उन्हें आपको बताना है कि हमने जो बागोर सभ्यता पढ़ी है, उस बागोर सभ्यता के अंदर जो मध्य पाषाण काल था, उस मध्य पाषाण काल के अंदर भी लोग भाटे के जो फर्श वगैरह होते थे वो बनाने लगे थे। तो आप क्या फालतू की स्टाइल वगैरह मार रहे हो? तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? बागोर सभ्यता से प्राप्त होगी। तो अपने अगली बार से घबराना नहीं है। कोई अंकल बोले ना रईसी वही सीधी कहे तो अपने बता देना यहाँ पे, ठीक है। ये अपने होती है मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? बागोर सभ्यता थी। इसके अलावा यहाँ पे जो ये लोग थे, इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था? सेल चित्र। सेल चित्र, बागोर से हमें सेल चित्र भी प्राप्त होते हैं। सेल चित्र की क्या विशेषता होती थी? ये जो सेल चित्र होते थे, ये जैसे या तो लाल कलर के अंदर बने होते थे और या फिर सफेद कलर के अंदर बने जाते थे। मेनली ये लाल कलर और सफेद कलर के अंदर चित्र वित्र बनाते थे। सेल चित्र का मतलब होता है भाटे के ऊपर या पत्थर के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको सेल चित्र कहते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सेल चित्र के मुख्य अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके अलावा निम्बाइडा से भी मिलते हैं, लेकिन मेनली अपने को बागोर से ही प्राप्त होते हैं सेल चित्र के अवशेष। ये अपने बागोर सभ्यता यहाँ पे खत्म होती है। अगली है अपने निम्बाहेड़ा सभ्यता। निम्बाहेड़ा सभ्यता मेनली कहाँ पे स्थित है? तो ये चित्तौड़ के अंदर निम्बाहेड़ा सभ्यता स्थित है। और निम्बाहेड़ा सभ्यता के अंदर जो नदी है, ये चित्तौड़ के अंदर स्थित है। जो नदी है, इस नदी को बोला जाता है कदममाली या कजाली नदी, या फिर इसको निम्बा नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी? निम्बा नदी। निम्बा नदी भी कहा जाता है। और ये जो कदममाली या कजाली ये जो नदी है ना, ये नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंभीरी की सहायक नदी है। काफी लोगों को वैसे ये पता होता नहीं है क्योंकि ये थोड़ी छोटी टाइप की नदी है। ये गंभीरी की सहायक नदी है। और इसका उत्खनन भी जैसे आप देख पा रहे हो किसने किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। इसका उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कब किया था? 1962 से लेके 63 तक। तो निम्बाहेड़ा का उत्खनन बागोर से
पहले हो रखा है, 1962 से लेकर 1963 तक हो रखा है। अब अपन देखते हैं निम्बाइडा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से भी शैल चित्र वगैरह प्राप्त होते हैं। तो शैल चित्र जो आपको पता ही है, भाटे के ऊपर जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे उसको शैल चित्र कहते थे। इसके अलावा यहाँ से हमें छोटे औजार प्राप्त होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि मध्य जो पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने छोटे हथियार वगैरह स्टार्ट कर दिए थे बनाने, तो ये छोटे औजार प्राप्त होते हैं और यहाँ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे ये आप छोटे औजार ये देख सकते हो, ये अलग अलग जैसे पत्थर वगैरह के बनाए गए हैं। ये कोई चाकू है, कोई तीर के आगे का है, कोई भाले के नोक वगैरह है। तो ये छोटे औजार यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं निम्बाइडा से। अब जो निम्बाइडा सभ्यता है यहाँ से कोई अपने पेंटिंग वगैरह प्राप्त होती है। कोई एक जलप्रपात है उसके पास एक पेंटिंग प्राप्त होती है अपने को। उस पेंटिंग के हिसाब से जब अपन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो निम्बाइडा सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता की भी मानी जाती है। तो इसके अंदर जो इसका स्टार्टिंग का फेज है निम्बाइडा का, वो तो माना जाता है मध्य पाषाण काल का, और उसके बाद में इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी माना जाता है। कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी कहां से प्राप्त होते हैं? तो निम्बाइडा से प्राप्त होते हैं। अगली है अपने मांड्या सभ्यता। मांड्या वैसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सिलेबस के अंदर दे रखा है तो अपने को पढ़ना तो है ही। ज्यादा जानकारी वैसे मांड्या की प्राप्त होती भी नहीं है। मांड्या स्थित कहाँ पे है? तो नॉर्मल से अपने याद रखना है, मांड्या भीलवाड़ा में स्थित है। और इसके अंदर कौन सी नदी है? तो इसके अंदर नदी है बनास नदी है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और इसके अंदर नदी कौन सी मानी जाती है? तो ये नदी मानी जाती है बनास। अब मांड्या के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण। अपन स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले पूरा पाषाण एरा था पाषाण काल के अंदर, और उसके बाद में मध्य पाषाण काल आया। तो ये जो पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होके और मध्य पाषाण काल तक जो आता है उससे संबंधित कौन सी थी सभ्यता? मांड्या सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, आप इतना याद रखिए, बाकी डिटेल के अंदर अपने जाना नहीं है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट सभ्यता आती है वो आती है तिलवाड़ा। ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। अगली सभ्यता कौन सी है? तिलवाड़ा सभ्यता। तो तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा सभ्यता अपने बाड़मेर के अंदर स्थित है। और ये अपन मेन क्या देखना है? एक तो सभ्यता की स्थिति देखनी है, सभ्यता कहाँ स्थित है, सभ्यता के अंदर कौन सी नदी है, तो नदी देख लेनी है। ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा होता है मेन उत्खनन करता है, उत्खनन किसने किया, ये कब किया, अगर पता हो तो ठीक है, बाकी इतना पूछता नहीं है। तो इसके अंदर कहाँ पे स्थित है ये तिलवाड़ा? तिलवाड़ा अपने स्थित है बाड़मेर के अंदर। और इसके अंदर लूनी कौन सी है? कौन सी लूनी संबंधित है? तो कौन सी नदी से संबंधित? तो ये लूनी नदी से संबंधित है। अपने कौन सी नदी आ गई? लूनी नदी। और इसके भी उत्खनन करता है, याद रखने की अपने जरूरत है नहीं, वीरेंद्रनाथ मिश्र। सबके मेरे वीरेंद्रनाथ मिश्र ही है, तो अपने याद क्या ही करना है इसमें। फिर अगले हैं साक्ष्य। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो जैसे अपन ने बागोर के अंदर देखा था, वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे थे। उसके अलावा पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो अपने को यहाँ से तिलवाड़ा से भी प्राप्त होते हैं। और तिलवाड़ा से क्या प्राप्त होता है? तो और तिलवाड़ा से अपने अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? अग्निकुंड। ये अग्निकुंड में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? जैसे अग्निकुंड है तो अग्निकुंड से अपने जो मनुष्य के जो अवशेष होते हैं, जो राख वगैरह होती है ना मनुष्य की, उस राख को जैसे मटके के अंदर भर दिया और उसके अंदर उसको दफना दिया गया था। मनुष्य के जो अवशेष ये प्राप्त होते हैं यहाँ से। थोड़े बहुत पशु अवशेष भी होते हैं। पशु अवशेष और मनुष्य के अवशेष। अब ये जो मेसोलिथिक जो एरा है उसके लोग क्या करते थे? जब भी मनुष्य वगैरह को दफनाते थे या फिर जब वो मर जाता था तब उसको जब दफनाते के टाइम ये बर्तन वगैरह और जो भी खाने पीने का सामान है वो भी साथ में दफना दिया करते थे। तो वो चीजें हमें बाद में क्या इनसे यहाँ से प्राप्त वगैरह होने लग गई। ये अपने है मेसोलिथिक एरा जो आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट में दे रखा है। निम्बाहेड़ा पढ़ लिया अपन ने, उसके अलावा बागोर देख लिया अपन ने, बागोर, निम्बाहेड़ा और मांड्या और तिलवाड़ा, ये चार है जो मेनली इसके अंदर यूज में लिए गए हैं सिलेबस के अंदर। और बाकी जैसे तिलवाड़ा का भी जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन ने इसको देख लिया। बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। अगले जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा होगा अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और इसको पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम लोग आपको ऐसा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। ओके, थैंक यू।